नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य की खबर के साथ। मुंबई से सटे ठाणे जिले में शर्मसार करने वाली एक वारदात का खुलासा हुआ है। 15 साल की एक नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 9 महीने के अंतराल में 29 युवकों ने उसके साथ रेप किया। मानपाड़ा पुलिस के पास ये शिकायत पहुंची और तुरंत उन्होंने मामला दर्ज किया है और 23 लड़कों की गिरफ्तारी की है। नाबालिग लड़की से 9 महीने तक बलात्कार, आरोपी भी 1-2 नहीं 29। हैरान और परेशान कर देने वाली ये वारदात मुंबई से सटे डोंबिवली की है। लड़की की शिकायत मिलते ही मानपाड़ा पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से 2 आरोपी भी नाबालिग हैं। कल रात को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन डोंबिवली में एक नाबालिग लड़की ने आके कंप्लेंट दी है कि जनवरी 2021 से कल 22 सितंबर 2021 के 8.5-9 महीने के पीरियड में उसके जो पहले दोस्त थे, ऐसे दोस्त लड़कों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उस पर बलात्कार किया है। उसके कंप्लेंट के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुई है। टोटल 29 लोगों के उस लड़की ने नाम बताए, उसमें से 23 लड़कों को हमने ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़िता सभी एक दूसरे को जानते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसीपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच शर्मसार कर देने वाली इस वारदात की जानकारी मिलते ही विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो सत्ताधारी दल अपराधियों को कड़ी सजा देने की बात कह रहा है। महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, परिस्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आज तक लॉ एंड ऑर्डर की इतनी धज्जियां उड़ते हुए महाराष्ट्र में हमने कभी नहीं देखा। चाहे कोई भी हो, हम लोगों का कहना है वो कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी का बेटा हो या भाई हो या कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाए। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसका एक वीडियो बना रखा था जिसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर वो उसके साथ बलात्कार किया करते थे। सभी आरोपियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और सभी एक दूसरे को जानते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर वो उसके साथ बलात्कार किया करते थे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट के अलावा अपना एक वीडियो बयान भी अपने मोबाइल के सेल्फी मोड में रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने उनका मोबाइल उनके कमरे से बरामद किया, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार बताया है। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए आए तमाम साधु संतों का कहना था कि उनका सुसाइड नोट फर्जी है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। लेकिन उनके वीडियो बयान के सामने आने के बाद शायद ये विवाद बंद हो जाए। अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को ही जिम्मेदार ठहराया है। अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ साधु संत अब इस मसले पर राय मशवरा कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने यह भी बताया कि नरेंद्र गिरी के कमरे से सल्फास की गोलियां बरामद हुई हैं। पहले वो सल्फास खाना चाहते थे, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया। महाराज जी को वहाँ से रस्सी से काट के नीचे लेटा दिए हैं और उसके बाद वहाँ पे देखा गया, जो भी सारी चीज़ दिखाई पड़ी, बड़ी अस्त व्यस्त दिखाई पड़ी। वहाँ पे एक डिब्बी पड़ी थी, वो जहाँ तक मुझे लगता है सल्फास की गोली थी, और या जो भी एक डिब्बी में पड़ी हुई थी, 2-3 गोली बाहर पड़ी हुई थी। सल्फास की गोली? अब लगता तो यही है। सल्फास की गोलियां भी वहाँ कमरे में मिली थी। गोलियां भी मिली वो सब कौन लाया? रस्सी कौन लाया? रस्सी मैं इसी बात पे लगा हुआ हूँ और मैं इसी बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। आज मैं अभी आश्रम के सभी लोगों के साथ बैठना चाह रहा हूँ और मैं इसकी पूरी जायजा लूंगा। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और मुंशी सर्वेश द्विवेदी उर्फ बबलू ने बताया कि नरेंद्र गिरी ने नायलॉन की जिस डोरी से फांसी लगाई थी, उसे वो ही खरीद कर लाया था। उसका कहना है कि नरेंद्र गिरी ने उससे कहा था कि गीले कपड़े सुखाने के लिए नायलॉन की डोरी का लच्छा खरीद लाओ। उसे नहीं मालूम था कि वो उसका फांसी में इस्तेमाल करेंगे। बिना पुलिस को बुलाए क्यों काट? उस समय कोई हड़बड़ाहट भी है, नहीं मालूम था कि महाराज जी हमारे ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम था कि महाराज जी ऐसा किए होंगे और हड़बड़ाहट में उतारा गया उनको नीचे। बागंबरी मठ का सामान प्रयागराज के अल्लाहपुर मोहल्ले में जिन दुकानों से आता है, उन दुकानों पे नायलॉन की रस्सी लाने की जानकारी करने मीडिया के लोग भी पहुंचे। बहुत लोग ले जाते हैं, कस्टमर आते हैं, बिकता रहता है
अब हमें इतना ध्यान नहीं है। नहीं, सर्वेश द्विवेदी मठ के जो कर्मचारी हैं, हमें नहीं मालूम है, ध्यान नहीं आ रहा है। नरेंद्र गिरी जी के यहाँ के वो रस्सी ले गए थे आपके यहाँ से? बता तो दिया कि हमें नहीं ध्यान आ रहा है भाई। नरेंद्र गिरी की मौत वाले दिन उनके जो करीबी लोग उनसे मिले थे, उनका कहना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनके चेहरे या बातचीत से किसी तरह की परेशानी या तनाव नजर नहीं आता था। उनका ड्राइवर दुर्गेश भी यही कहता है। बुलाए भी 10 बजे और बड़ा अच्छे से उन्होंने हमको बताया, दवा करा लो, ये करा लो, अच्छे से रहो। और खूब मतलब उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको किसी प्रकार की टेंशन है। वो खूब आराम से वैसे ही रहते थे जैसे रोज थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद रोज रोज नए नए तथ्य उनकी मौत के बारे में सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी मौत का राज जल्द फाश होगा। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है। हर साल करीब 70 लाख लोगों की प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मौत हो रही है। इस रिपोर्ट की माने तो पूरा भारत प्रदूषण की जद में है और ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ वायु प्रदूषण पर अहम बैठक की। दिल्ली में फिलहाल आसमान पूरी तरह साफ है। प्रदूषण ना के बराबर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक है। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में दिल्ली का यही आसमान हर साल की तरह प्रदूषण से धुंधला होने वाला है। सबको चिंता है कि किसान पराली जलाएंगे और हवा का दबाव कम होते ही दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाएगी। गुरुवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में पराली जलाने के मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आने वाले सीजन में वायु प्रदूषण जो इस पूरे एनसीआर रीजन में होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, उन सब की समीक्षा की गई। पंजाब में दोनों तरह के, एक तो उनके यहाँ काफ़ी मशीनें दी गई हैं, उनका उपयोग होगा। इन मशीनों के अलावा वहाँ पर ये जो पूसा का कैप्सूल जो है उसका भी 5 लाख एकड़ में वहाँ पर उपयोग इस बार किसानों ने वहाँ पर रजिस्टर करवाया है इसको करने के लिए। और एनटीपीसी वहाँ से अपने विद्युत संयंत्रों में इनका उपयोग करने के लिए उन्होंने भी टेंडर निकाले हुए हैं। किसानों को इस साल पराली नष्ट करने के लिए ज्यादा मशीनें मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही साथ एनटीपीसी भी बिजली बनाने के लिए किसानों से 20,000 टन पराली खरीदेगा। सूत्रों की माने तो पंजाब में कृषि कानून को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है और अगले साल चुनाव भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि किसान कृषि कानून के विरोध में ज्यादा पराली दिला सकते हैं और चूंकि चुनाव है तो पंजाब सरकार किसानों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। अगर किसानों पर कोई कार्रवाई करी तो वोट पर आंच आ सकती है। इसलिए पराली को लेकर के पंजाब से सरकार बहुत ज्यादा आशावान नहीं है। पर पराली प्रदूषण का इकलौता कारण नहीं है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल का भी प्रदूषण में बड़ा योगदान है। सरकार ने इससे निपटने के लिए स्मोक टावर और वीडियो कैमरे तो लगाए हैं, पर ये कितने कारगर हैं ये ठंड में ही पता चल जाएगा। WHO ने वायु प्रदूषण को लेकर अपने मानक और सख्त कर दिए हैं। WHO ने PM 2.5 को 25 mg से घटाकर 15 mg कर दिया है। WHO के मानकों की माने तो दिल्ली में 17 गुना ज्यादा प्रदूषण है, नोएडा में 19 गुना, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 21 गुना, मुंबई में 10 गुना और कलकत्ता में 8 गुना ज्यादा प्रदूषण है। भारत में भी हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों के चलते 16 लाख मौतें हो रही हैं। सरकार पराली को नष्ट करने के लिए मशीनें दे या स्मोक टावर लगा दे, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये प्रयास काफी नहीं है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि कोरोना से जान गंवाने वाले हर मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक ये जो राशि है वो राज्य SDRF यानी कि स्टेट
डिजास्टर रिस्पांस फंड से दी जाएगी। मुंबई में रहने वाली कविता लोंके का बेटा चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है, लेकिन कविता लोंके के पास अपने बेटे को पढ़ाने तक के पैसे नहीं हैं। कविता के पति निजी कंपनी में ड्राइवर थे। मई में कोरोना ने छीन लिया, तब से जीवन संघर्ष बना हुआ है। ड्राइवर थे वो, बाद में मैं माँ के इधर थोड़ा रहती हूँ, थोड़ा इधर ननद थोड़ा बहुत देते हैं। जॉब तो नहीं है, कुछ किधर से भी इनकम नहीं है, ये सब हो रहा है। इसकी पढ़ाई भी अभी 12th में है वो। कोरोना के चलते जान गंवाने वाले देश के करीब 4.5 लाख लोगों में बहुत से लोगों के परिवार यूं ही संघर्ष कर रहे हैं। इनके लिए केंद्र सरकार का मुआवजा देने का फैसला कुछ राहत देने वाला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से मृत्यु होने पर हर मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। कोरोना की वजह से आत्महत्या करने वालों के परिवार वाले भी मुआवजे के हकदार होंगे। मुआवजे के सभी दावे 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे। मुआवजे का पैसा आधार के जरिए सीधा बैंक खाते में जाएगा। ऐसे फैमिलीज को जिनके किसी अपने की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, तो ऐसी फैमिलीज को 50,000 रुपए पर डिसीज्ड एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर 4 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार के प्रयास की तारीफ भी की। जस्टिस MR शाह ने कहा, हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालात और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए। जो हमने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। आपको बता दें कि दिल्ली, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, तमिलनाडु और नागालैंड जैसे राज्य कोरोना से होने वाली मौत पर पहले से ही मुआवजा दे रहे हैं, जबकि बाकी राज्य नहीं। जो राज्य दे रहे हैं उनकी राशि भी अलग अलग है और अलग अलग तरह की शर्तें भी लागू हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार से पूरे देश में एक सी मुआवजा पॉलिसी लाने के लिए कह रहा था। केंद्र सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा तब की है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए रखा। दिल्ली से आशीष भार्गव और मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कोविड के मामले कम हुए हैं तो संक्रमण से बचाने वाली जरूरी चीजें मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बूस्टर जैसी दवाइयों की बिक्री में 90% की कमी बताई जा रही है। जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर के स्टॉक के बारे में कहा जा रहा है कि काफी स्टॉक बर्बाद हो रहे हैं, एक्सपायरी करीब है, लेकिन ये राहत भरा संकेत है कि गंभीर मरीजों की संख्या कम हो रही है। लेकिन मास्क जैसी जरूरी चीजों की बिक्री में कटौती एक्सपर्ट्स को चिंतित कर रही है। महामारी में मास्क बनाने की कई नई फैक्ट्रियां लगी क्योंकि इनकी बम्पर सेल हो रही थी। अब बीते 2 महीनों से मास्क की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मास्क ही नहीं, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, पल्स ऑक्सीमीटर जैसी चीजों की बिक्री में लगभग 90% गिरावट का अनुमान है। फेस मास्क या फिर ग्लव्स, इनकी सेल और परचेस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मैं कह सकता हूँ इन दिनों 90% तक गिरावट देखी गई है मास्क में। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इससे माना जा सकता है कि आज जो पब्लिक है वो उसका मास्क का इस्तेमाल बहुत कम कर रही है या ना के बराबर कर रही है। मास्क का बोलो, सैनिटाइजर का बोलो, पीपी किट का बोलो, सभी चीज का सेल बहुत कम हो गया। विटामिन सी तो इतना बिक रहा था जैसे कि पानी जैसा बिक रहा था। मल्टीविटामिन इतना ही बिक रहा था और आज की तारीख में हार्डली यानी बोलो कि 5% भी उसका सेल बचा हुआ नहीं है, सब फिनिश हो गया है। और अभी पेशेंट भी पहले जो हेल्थ कॉन्शियस था उनका दिमाग में ऐसी बात थी कि ये सब दवाई खाने से उनका कोविड से बच पाएंगे, वो तो सही बात है। अभी पेशेंट को भी परवाह नहीं है। इनसे मतलब कोई सैनिटाइजर नहीं बिक रहा है, मास्क बिक रहा है। मतलब थोड़ा बहुत मास्क जब कोई इमरजेंसी में ले रहे हैं, लेकिन मास्क को वैसा कुछ अभी बिक नहीं रहा। सैनिटाइजर भी नहीं बिक रहा है। 2-2.5 हज़ार सैनिटाइजर था, तो हमारा तो हुआ तो मैंने तो हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। कोविड के एक्टिव मरीज घट रहे हैं। आईसीयू ऑक्सीजन पर गंभीर मरीजों की कम संख्या बड़ी राहत है।
ऐसे में रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की मांग लगभग बंद है और एक आंकड़ा कहता है कि महाराष्ट्र में लगभग 1.5 लाख रेमडेसिविर वायल एक्सपायर हो चुके हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है एक ऐसा समय था कि लोगों को नहीं मिल पा रहा था और आज एक ऐसा वक्त आया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लायर्स के पास काफी ज्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ है और वो एक्सपायर और नियर एक्सपायर होने की तादाद में है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का स्टॉक बर्बाद होना संक्रमण में गिरावट का बड़ा राहत भरा संकेत है, लेकिन संक्रमण से सुरक्षित रखने वाली मास्क जैसी जरूरी चीजों की बिक्री में कमी एक्सपर्ट्स को चिंतित करती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे चक दे चन्नी। और अगली खबर बेंगलुरु से, जहां लोहे की जाली की वजह से आग से घिरी महिला की बालकनी में ही मौत हो गई, जिसके बाद नगर निगम ने आदेश जारी किया है और बताया है कि इस तरह से बालकनी में ग्रिल लगाना या फिर दूसरे बदलाव करना बिना इजाजत गैर कानूनी होगा। मंगलवार को लगी इस आग में एक महिला की मौत हो गई। उसे बालकनी में लगी ग्रिल की वजह से निकाला नहीं जा सका। अब बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने आदेश दिया है कि बेंगलुरु में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के बाद बालकनी में किसी तरह का बदलाव नहीं लाया जा सकेगा। किसी बदलाव के लिए इजाजत लेनी होगी। So normally when the occupation certificate they will got. हमने मंगलवार को हुई घटना को ध्यान में रखते हुए यह आदेश निकाला है। कोशिश होगी कि पूरे राज्य में ऐसा ही कानून लागू किया जाए। Last 2 days back happened. ये ग्रिल महिला के लिए ऐसा पिंजरा बन गया जहां बाहर निकलने का दरवाजा नहीं था। आसपास के फ्लैट्स में भी ऐसी ही किलेबंदी दिख रही है। तकरीबन 6 साल पहले हुए फायर ऑडिट में एक अनुमान के मुताबिक ज्यादातर अपार्टमेंट्स में नियमों की अनदेखी पाई गई थी। अब हादसे के बाद एजेंसियां नए नियम ला रही हैं। ऑर्डर इज नॉट ए प्रॉब्लम। इस नियम को लागू करने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि एजेंसी को काम करने के तौर तरीकों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। Our owner and BBMP, that is the transparency is there, that is better. जाहिर है कि बिल्डर्स एसोसिएशन का इशारा लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की तरफ है। सिर्फ आदेश जारी कर देने से लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। जरूरत है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के बाद समय समय पर ऑडिट करने की, ताकि यह पता चल सके कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और एमसीसी ने क्रिकेट में लिंग भेद को खत्म करने के लिए एक अहम फैसला किया है। कुछ शब्द जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे उन्हें बदल दिया गया है। जैसे बैट्समैन की जगह बैटर कहा जाएगा। बैट्समैन शब्द 1744 से ही प्रयोग किया जाता रहा है। इसी साल जुलाई में इंग्लैंड में 100 गेंद के टूर्नामेंट में थर्ड मैन की जगह थर्ड और नाइट वॉचमैन की जगह नाइट वॉच शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल एमसीसी ने सिर्फ बैट्समैन और बैट्समैन शब्द को हटाया है। और अब आइए आपको दिखाते हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भंगड़ा। दरअसल मुख्यमंत्री कपूरथला के कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां स्टेज पर वो भंगड़ा करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो छाया हुआ है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बांद्रा से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।